हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हालचाल है, कैसे हैं सब भाई। जैसे भी आपके एग्जाम पास आते हैं, नई वैकेंसी आने वाली होती है या कुछ भी होता है, तो आपके मन में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उन ढेर सारे क्वेश्चंस में अभी काफी सारे स्टूडेंट ने ये जानना है कि मैम आप ये बताएं कि पहली बार में जो है आरएस का हम कैसे बने, या फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएस कैसे बन सकते हैं। तो जो भी बच्चे आरएस बनने का या जो भी एस्पिरेंट आरएस बनने का सपना देख रहे हैं, हर स्टूडेंट के मन में एक सवाल ये जरूर होता है, क्या मैं पहली बार में आरएस बन सकता हूँ। ठीक है, तो कि आप डेफिनेटली पहली बार में आरएस बन सकते हो, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटेजी, कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा जिससे आप इस टारगेट को अपने अचीव कर सकते हो। तो इन सभी बिंदुओं पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे लें। तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आरएस जब भी हमारे जहन में आता है तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब जो कि स्टेट लेवल की जॉब है, ठीक है, या हम कह सकें कि एक उपखंड का सर्वे सर्वा एसडीएम अधिकारी, उसकी वो प्रेस्टीज, उसके वो पावर्स, उसकी वो शक्तियां वो हमें दिखाई देती है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको पहले बेसिक समझनी होगी कि आरएस जो है वो 3 चरण का एक एग्जाम है। इसमें होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू। और देखिए आरएस में जो है लगभग 5-6 प्री देने के बाद, मेंस देने के बाद, 3 इंटरव्यू देने के बाद अब तो आरएस रच बसा गया है। इसलिए मैं बात करूं तो प्री, मेंस, इंटरव्यू 3 चीजें यहाँ पर होती है। आप सबको पता है कि प्री क्या है। तो भैया प्री एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी सिर्फ इसे पास करना होता है, कट ऑफ मार्क्स लाने होते हैं। उसके अलावा कितने भी नंबर ले आओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर के होते हैं, ठीक है, और आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे ही प्री पास कर लेते हो उसके बाद मेंस। भाई प्री पास करना भी क्या इतना आसान है? बिल्कुल आसान है, ठीक है, या उतना भी टफ नहीं है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 2023 और 24 के अंतर कि भाई एक में जो कट ऑफ है वो 100 पार कर गई थी, एक में 70 भी पार नहीं कर पाई थी। तो जब पेपर इजी होता है तो कट ऑफ ज्यादा हो जाती है, हार्ड होता है तो कट ऑफ कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और यहाँ पर अगर मैं प्री की बात करूं तो आप कुछ कोर सब्जेक्ट को तैयार करके भी अपना प्री आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको सिर्फ कुछ कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। ये कोर सब्जेक्ट में ऐसा कोई नया सब्जेक्ट नहीं है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा हो। आपने वो सभी पढ़ना है प्री में जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। कोर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एक इसके साथ टैक वाला और जोड़ लीजिए। ये आपके कुछ कोर सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने हैं। प्लस यहाँ पर मैथ्स एंड रीजनिंग, और फिर आपका आ जाता है जी करंट अफेयर्स। ये सारे कोर सब्जेक्ट पढ़कर आप आसानी से प्री निकाल सकते हो। और ऐसा नहीं है कि 150 में से 150 क्वेश्चन हमें करने हैं। आप कट पिट के, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 50% प्रश्न सही कर लेते हो तो आप आसानी से मेंस के लिए क्वालिफाई कर लोगे, मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बस इतना सा काम है। लेकिन ये जो इतना सा काम है ना, उसके लिए आपको करनी है मेहनत। और ये सारे सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट है जो एक एस्पिरेंट चतुर्श्रेणी, वीडियो, पटवारी, सीईटी, अदर सारे एग्जाम में पढ़ता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इवन प्री में तो हिंदी इंग्लिश भी नहीं, जो कई और एग्जाम में होता है। तो यहाँ पर प्री पास करने के लिए आपको इन कोर्स जो टॉपिक्स होते हैं उनको तैयार करना है, इनको बहुत डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पर अगर आपके कोई भी 4 सब्जेक्ट तैयार है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे कोई मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो 20-22 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग में बैठ जाता है, ठीक है। फिर आपके साइंस में 15-20 क्वेश्चन बैठ जाए, इकोनॉमिक्स में
और जिसकी साइंस अच्छी है उसकी कंपैरेटिवली ज्योग्राफी मैपिंग वगैरह अच्छी हो जाती है, तो वहां पर 15-20, तो ऐसे करके 4 सब्जेक्ट में 20-20 का भी आंकड़ा बिठा लेते हो तो 70-80 क्वेश्चन आपकी पार लगा देते हैं, प्री पास करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्री है वो उतना टफ नहीं है जितना हमें, इस पेपर का नाम ही देखिए ना, प्री का नाम क्या है, प्री का पेपर है जीके जीएस, जीके जीएस सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान। तो भाई यहाँ कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए आपको, सामान्य विज्ञान, यहाँ पर आपको अपने सामान्य ज्ञान यानी इन कोर सब्जेक्ट को पढ़ना है जो सब आप 6ठी से 12वीं तक पढ़ चुके हो, बस तैयार है या नहीं है ये देखना है। और यहाँ पर कोई विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है, एक सामान्य विद्यार्थी भी प्री पास कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज यहाँ नहीं चाहिए, कोई 10-10 12-12 घंटे की पढ़ाई नहीं चाहिए। अगर आप 1 से 1.5 साल या 2 साल का समय अच्छी मेहनत डेली 4 से 6 घंटे की करोगे तो आपके ये कोर सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं, आराम से आप पहली बार में प्री निकाल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। प्री के बाद अब कहानी आती है जी कहाँ, मेंस पर। तो प्री क्वालिफाई हो गया, अब हम चलते हैं जी मेंस पे। अब हम आरएस मेंस, सारी कहानी यहीं से बनती है, पूरा दारोमदार इसी पर है, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग है, ओनली 40-50% मार्क्स लाके आप जो है इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। मेंस की बात करें तो सिलेक्शन के लिए, ठीक है, यही ऐसी प्रक्रिया है, पूरा एक चरण है जो कि आपको सिलेक्शन देता है। तो सारा जो दारोमदार है वो मेंस पर है, और ये जो है वो पूरा सब्जेक्टिव पेपर आता है। पेपर कैसा आता है जी, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब लेखन, मतलब लिखना, मतलब आंसर राइटिंग। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जी आंसर राइटिंग। वहां तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना होता है, ऑप्शन थोड़ा भी आइडिया लगता है, क्लिक करता है आप कर देते हो, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो यही आपको पूरा सिलेक्शन डिसाइड करता है, तो सिलेक्शन इसी से डिसाइड होता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, ऐसा क्यों कह रही हूं बताइए भाई, रीजन है क्योंकि आपका प्री जो होता है वो तो क्वालिफाइंग होता है, और जो इंटरव्यू होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 में से अगर आपके, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके 38, 40, 42 नंबर है और उन्होंने टॉप किया है, मतलब अच्छी रैंक ली है, टॉप मतलब अच्छी रैंक ली, अच्छी रैंक ली। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं इंटरव्यू में जिनके आपके 100 में से 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर तक है और जिनको सिलेक्शन नहीं मिला है, ठीक है, जिनकी अच्छी रैंक नहीं आई है। तो इसका मतलब लगता है कि मेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी नहीं, सारा दारोमदार इसी पर है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं अगर आप पहली बार में अपना मेंस क्वालिफाई करना चाहते हो। क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट्स, एक तो आपको सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करना आपके लिए यही चुनौती है। क्यों जी, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, टोटल 21 सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो इस पूरे सिलेबस को तैयार करना, पढ़ना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, जिसे आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कुल 21 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सिर्फ पढ़ने ही नहीं है, डिटेल से पढ़ने हैं, एनालिटिकली पढ़ने हैं, यानी एनालिटिकल मतलब विश्लेषण करना है पूरे सब्जेक्ट, या हम बोले उसके सारे तथ्यों को सारगर्भित भी करना है। तो अगर आप इस तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हो, हर सब्जेक्ट को, कि इस सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद आपने उसे कवर कर लिया है पूरे सब्जेक्ट को, और साथ में ध्यान रखना हम जो एक गलती करते हैं, ठीक है, कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
तो पहले ही दिन से या शुरू से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने कितना पढ़ा है, कितना भी याद है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, कम पढ़ा है, तो भी आपको क्वेश्चन को फॉर्मेट करना, क्वेश्चन की डिमांड को समझना, किस क्वेश्चन का क्या आंसर एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब वो समय गया जब आप कुछ भी लिख दो और एग्जामिनर आपको आधा नंबर दे दे या सोचे कि चलो 10 नंबर का है 2 नंबर तो दे देता हूं, ऐसा नहीं। अब आपको ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग पहले दिन से करो, ऐसा थोड़ी पहली बार ही कॉपी पेन चलाना सीख रहे हो, ऐसा नहीं है ना। स्कूल के एग्जाम भी दिए, वहां भी लिखने को खाली पेपर ही तो मिलता था, नया तो कुछ है नहीं। लेकिन हमारे मन में एक भय होता है, मैम आंसर राइटिंग कैसे करें, कैसे आंसर लिखे। भाई आज से पहले आपने कॉलेज में नहीं लिखा, कॉलेज में तो आप पूरी पूरी कॉपी भर के आते थे, यहाँ तो आपको सिर्फ आपको 50 शब्द और 150 शब्द लिखवा रहे हैं, लेकिन वो तो आप भी जानते हैं क्या लिख के आते थे कॉलेज में, है ना। तो वो नहीं, सटीक लिखना पड़ेगा और उसके लिए आंसर राइटिंग। तो ये तो मत बोलो कि मैम लिखा नहीं जाता, ऐसा बोलो अच्छा नहीं लिखा जाता, सटीक नहीं लिखा जाता, मॉडल आंसर नहीं लिखा जाता, बट लिखा तो जाता है। तो पहले शुरुआत करो लिखने से, पहले लिखोगे, शुरू में लिखना प्रारंभ करो, लिखते लिखते अच्छा लिखना शुरू करो और अच्छा लिखते लिखते जो मॉडल आंसर है वो लिखना शुरू करो आराम से। पहली बार में सिर्फ लिख पाओगे, दूसरी बार में लगेगा अरे ये फैक्ट तो छूट ही गया, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। फिर तीसरी बार में उसमें फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट सब मैच करोगे, कोई करंट चीजें हैं वो भी ऐड करोगे। तो आपकी धीरे धीरे ऐसा करने से आपकी लेखन शैली में सुधार हो जाएगा, लेखन शैली में सुधार होगा। और जब लेखन शैली अच्छी हो गई तो फिर नंबर अपने आप एग्जामिनर से आप खींच लोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो लेखन शैली में सुधार करना है, वेरी फर्स्ट डे से लिखना शुरू कर दो, शुरुआत से लिखना शुरू करो, पहले लिखो, अच्छा लिखो। इवन मैं तो मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि भाई चाहे देख के ही लिख लो बट लिखो। कम से कम देख के लिखने से भी आपको ये तो लग रहा है कि लिख रहे हो, तो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रखना है। लेखन शैली में सुधार हो गया, नंबर अपने आप आ जाएंगे। धीरे धीरे आप सटीक लिखना शुरू करोगे, आप एनालिटिकल यानी विश्लेषित लिखना शुरू करोगे, आप तथ्यों को सारगर्भित करके लिखना शुरू करोगे, तथ्यों को सारगर्भित करके लिखना शुरू करोगे। और चाहे नहीं विश्वास हो तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल नहीं लिखना था धीरे धीरे प्रैक्टिस किया और इतना अच्छा लिखने लगे। आपको खुद को लगेगा कि इसको शायद मैं ऐसे लिखता तो और अच्छा होता। और इसका तरीका क्या है, पहले खुद लिखो, अच्छे से तैयारी करो और लास्ट में आपको ध्यान रखना है क्या, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपके लेखन में सुधार होता है। ठीक है भैया, तो कुछ भी चीज आप करते हो तो उसकी जांच व सुधार बहुत जरूरी है। और ये जांच और सुधार का जो क्रम है ना, वो आपका यहीं पर होता है। आप जब भी टेस्ट सीरीज दोगे, आप लिखोगे, आपका आंसर हो सकता है आपको लगे अच्छा तो लिखा है, लेकिन एग्जामिनर ने जिसने चेक की टेस्ट सीरीज की कॉपी, उसको लगा नहीं उतना अच्छा नहीं है जितना आरपीएससी एक आरएस ऑफिसर से डिमांड करती है, शायद उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो उत्तर लेखन का जो डर है, आंसर राइटिंग का जो डर है, ठीक है, उसको मन से निकालना होगा। ना तो आंसर राइटिंग से डरना है ना बचना है। हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बचते हैं, प्री निकल गया, मेंस लिखेंगे नहीं, आंसर लिखेंगे ही नहीं, फिर लास्ट मोमेंट पे लिखोगे। तो बेटर है ऐसा ना करें, आंसर राइटिंग पे फोकस करें। सिलेबस अपना पूरा हो गया, आंसर राइटिंग आपने अच्छी कर ही ली है, टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ही ली है, लास्ट में रिवीजन कर लो और पेपर देने चले जाओ। एग्जामिनर अपने आप आपको अच्छे क्वेश्चन के अच्छे आंसर पर अच्छे नंबर देगा, डेफिनेटली देगा। तो आराम से आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके मेंस में बेहतर नंबर ला सकते हो। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी टॉपर होते हैं, जो भी सेलेक्टेड होते हैं, वो सब भी आप ही जैसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पहली बार शुरुआत की होगी। उनके मन में भी वही डर होगा जो आज आपके मन में। इसलिए बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है, नो डाउट मेहनत होती है,
लेकिन जिस पद की आप बात कर रहे हो वो पद भी एक महत्वपूर्ण पद है, प्रेस्टिजियस जॉब है, ठीक है। तो उसके लिए इतनी मेहनत तो बनती है, इसलिए ये सब हमें करना होगा। इंटरव्यू की बात रही तो देखो, इंटरव्यू एक दिन का ऐसा खेल नहीं है कि आप एक दिन में उठना बैठना चलना बोलना सब सीख जाएंगे। इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। इंटरव्यू क्या है, आपका व्यक्तित्व परीक्षण, यानी आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही है। और पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं होती, वो आपकी इस तैयारी के दौरान अपने आप होती चली जाएगी अगर आप करते जाए। आंसर को कैसे बताना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, ये अपने आप साथ साथ होती जाएगी। ये एक दिन का काम नहीं है कि आप इंटरव्यू की डेट आने के बाद बोले मैं अब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करूंगा। इसीलिए देखना बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ बहुत अच्छे नंबर ले पाते हैं, यहाँ उतने नंबर नहीं ले पाते। लेकिन अगर आपने मेंस में अच्छा स्कोर कर लिया है और यहाँ पर 2, 5, 10 नंबर कम भी हो जाते हैं तो बैलेंस हो जाता है। तो इसको आप बैलेंस कर लोगे, लेकिन शुरू से देखो इंप्रूव करने की कोशिश करो जिससे दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो इसलिए प्री एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्री नहीं होगा तो मेंस क्या लिखोगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि मैडम हम तो मेंस ही मेंस कर लेते हैं, प्री कोई बात नहीं, देखा जाएगा, नहीं। पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। और पहले अटेम्प्ट में आराम से आप कर सकते हो। कैसे, तो पहले प्रयास में आरएस बन सकते हैं, पहले प्रयास में आरएस क्लियर होगा। आप मैं कुछ चीजें बता रही हूं, उन कुछ चीजों को ध्यान रखें। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस देखना है और देखना ये सिलेबस याद करना है। सिलेबस आपको याद होना बहुत जरूरी है। नहीं मैडम इंडियन हिस्ट्री आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी, इंडियन पॉलिटी आएगी, इंडियन पॉलिटी में क्या आएगा, ठीक है, एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। फिर इंडियन पॉलिटी के कौन कौन से सेगमेंट है, आपकी संवैधानिक संस्थाओं में कौन कौन से हैं, आयोग कौन कौन से हैं। तो उससे क्या होगा, आपके माइंडसेट में ब्लॉक बच जाएंगे, इसमें इतना पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है। तो सिलेबस आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिलेबस याद नहीं है तो फिर थोड़ी मुश्किल आ सकती है। सिलेबस अपनी जहां भी स्टडी करते हो, लाइब्रेरी में, घर में, उसके सामने टेबल पर लगा के रखो। अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह जाते हैं, एनी टाइम टेबल में, आपके बैग में हमेशा सिलेबस साथ होना चाहिए। एक टेबल पे लगा के रखो, एक बैग में अपने साथ रखो। तो सबसे पहले भाई सिलेबस याद करो। सिलेबस ही याद नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। फिर आप ये मत सोचे जो हम जनरली गलती करते हैं, प्री की पहले तैयारी कर लेते हैं, फिर जब पास हो जाएगा तब मेंस करेंगे। नहीं, आपको एक एकीकृत तैयारी करनी होगी। ये एकीकृत तैयारी के लिए तो आजकल फाउंडेशन बैच चलते हैं। तो आज हम भी सिलेक्शन आईक्यू पे जो एकीकृत बैच चलाते हैं, फाउंडेशन बैच चलाते हैं, मतलब क्या है कि भैया प्री और मेंस बार बार थोड़ी पड़ेगा बच्चा, क्योंकि टाइम कितना मिलता है, 3-4 महीने का। 3-4 महीने में तो रिवीजन भी नहीं हो पाता। तो आपको एकीकृत तैयारी करनी है, यानी प्री और मेंस को साथ लेके चलना है, साथ लेकर चलना है। कभी भी इस डाउट में न रहे प्री नहीं हुआ तो मेंस का क्या करूंगा, क्यों नहीं होगा। तो कभी भी अपने आप पे डाउट ना करें, ठीक है। इसका एक बहुत एग्जांपल बढ़िया सा आपको देती हूँ। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आप कुछ भी चीज ऑर्डर करते हो, क्या आपके मन में 1% डाउट होता है कि पता नहीं दाल आएगी या नहीं आएगी, और क्या ऐसा तो नहीं है दाल की जगह पनीर आ जाएगी, या पुलाव की जगह कुछ और आ जाएगा, या पनीर की जगह रायता आ जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि आपको पता है कि मैंने दाल ऑर्डर करी है तो दाल ही आएगी, मैंने पनीर ऑर्डर किया है तो पनीर। वहां पर आपको कितना विश्वास होता है। तो इसी तरीके से वही विश्वास अपने अंदर लाए कि मेरे को प्री के साथ साथ ही मेंस करना है, क्योंकि मेरा प्री हो जाएगा। तो मेरा प्री हो जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी कब करूंगा, मुझे तो सिर्फ रिवीजन ही करना होगा। तो दोनों की साथ तैयारी करें। साथ तैयारी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट, एनालिटिकल और फैक्चुअल, ये तीनों एक साथ पढ़ना है। तो फैक्चुअल भी पढ़ने हैं, तथ्य भी पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ता है और एनालिटिकल, ये सारी चीजें साथ पढ़नी है। क्योंकि फैक्ट कई बार प्री में ज्यादा काम आते हैं, लेकिन वही फैक्ट मेंस में भी आंसर राइटिंग में काम आते हैं। बिना आपके कॉन्सेप्ट के आपको फैक्ट समझ में ही नहीं आएंगे। तो इसलिए दोनों जरूरी है। तो सारी चीजें पढ़ते चले, जो भी पढ़े इन डेप्थ पढ़े, ठीक है। तो जो भी पढ़े इन डेप्थ पढ़े,
गहराई से पढ़े, गहराई में पढ़े सब्जेक्ट को, तो गहराई में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट पर कमांड आएगी, पेपर कैसा भी हो। अनप्रिडिक्टेबल, आजकल 2 सालों से 3 सालों से कट ऑफ कम क्यों जा रही है? क्योंकि आजकल पेपर एनालिटिकल बन रहे हैं, रटे रटाए सीधे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, ना किसी नोट से ना किसी बुक से। तो आपको गहराई पर पकड़ बनानी है, सब्जेक्ट को मजबूती से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको भाई अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। और ये नहीं मैडम वैकेंसी आने दो तब शुरू करेंगे, नहीं, बिना वैकेंसी का वेट की, ये ध्यान रख लेना, ये बहुत बच्चों के साथ समस्या आती है। बिना वैकेंसी का इंतजार किए आपको तैयारी शुरू कर देनी, तैयारी शुरू कर दे। तो ये नहीं कि वैकेंसी आएंगे तब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे, नहीं, हम तो पहले ही कुआं खोदना शुरू करते हैं, प्यास तो लगेगी ही लगेगी, वैकेंसी आएगी आएगी। मई में नहीं एग्जाम हुआ तो नवंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, होगा ना, लेकिन इसलिए तो आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है बिना वैकेंसी की। पढ़ाई का तरीका क्या है, ऑथेंटिक बुक से पढ़े, ऑथेंटिक सोर्स बुक्स से ही पढ़े, डिटेल में पढ़े, अच्छे से पढ़े, ऐसा नहीं नोट्स लिए किसी के रट डाले बस, नहीं, तैयारी अच्छे से करें, बढ़िया से करें। सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्स बुक्स या कंटेंट इकट्ठा करें, ठीक है, या कंटेंट एकत्र करें कि भाई ये मेरे पास 21 सब्जेक्ट है, ये 21 सब्जेक्ट्स में इस सब्जेक्ट की इस टीचर की बुक अच्छी है, तो वो बेस्ट बुक कौन सी है वो मैं लेके आऊं, वो मेरे पास होनी चाहिए। अगर मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो एम लक्ष्मीकांत को रेफर करना ही करना है, ऐसा नहीं किसी के भी नोट्स लिए और पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छे टीचर से पढ़े, अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़े, तो भाई आपको जो भी है सेल्फ स्टडी भी करें तो ऑथेंटिक बुक्स को रेफर करें। ठीक है, फिर आपको यहां पर देखना है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करें, स्पेशली प्री में तो आप 4-5 सब्जेक्ट्स पर कमेंट बना के भी कर सकते हैं, तो 4-5 सब्जेक्ट पे कमांड कर लो, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस मेथड को फॉलो करें, एलिमिनेट करें, सारा नहीं पढ़ना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है, विषय विशेषज्ञ, सब पे एक सामान्य अप्रोच लेके चलनी है कि अगर उससे प्रश्न पूछा जाए तो मैं प्रश्न कर सकूं। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट, अपना समय प्रबंधन स्वयं करें, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करें अपना डेली। आपको ध्यान रखो कि आपका प्लान बनाना है कैसा, या तो पहले डेली या रिवर्स कर लो, पहले मंथली प्लान करें कि क्या क्या पढ़ना है मंथली, फिर उसको वीकली में कन्वर्ट करें और वीकली को फिर डेली में कन्वर्ट करें। यानी आप ध्यान रखें कि मुझे सबसे पहले पॉलिटी कंप्लीट करनी है, तो पॉलिटी मेरी कितने दिनों में कंप्लीट होगी, एक वीक में कितना पढ़ूंगा, एक महीने में कितना पढ़ूंगा, एक दिन में कितना पढ़ूंगा, अब उसमें भी घंटे कितने होंगे मेरे। ठीक है, तो इस टाइम मैनेजमेंट को फिर आवर्स में डिवाइड करें मंथ्स के बाद। आवर्स में मॉर्निंग में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आफ्टरनून में मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इवनिंग में मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, ऐसे करके अपना पूरा टाइम शेड्यूल सारी चीजें तैयार करें। जो भी आपने पढ़ा है उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, सिलेबस इतना बड़ा है, सिलेबस हो नहीं पाएगा, एग्जाम आ जाएगा, फिर लास्ट मोमेंट में हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है, ये याद नहीं हुआ, ये नहीं पढ़ा, तो भाई ये नहीं करना है। आराम से पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ के समझ के आपके डेली कितने घंटे दे सकते हो, किस सब्जेक्ट को कितना देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कमांड है, किसको ज्यादा समय देना है, किसको कम देना है, वो आप अपनी, और देखो ये हर बच्चे का इंडिविजुअल होता है। अगर आप मेरे से पूछोगे, ठीक है, तो मैं मेरी स्थिति के हिसाब से बताऊंगी, आप अपनी स्थिति के हिसाब से देखो। कुछ बच्चों को एक बार में याद हो जाता है, कुछ बच्चों को 1-2 बार में याद होता है, कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेते हैं लेकिन उनको फैक्ट याद नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जिनको फैक्ट बहुत याद हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते। ठीक है, तो ये अपने को देखना है, किसी को दिन में अच्छा पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को रात में अच्छा पढ़ता है, तो भाई ये हर पर्सन टू पर्सन वरी करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वरी करना है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना प्लानिंग अपने हिसाब से बनाए, अपने अकॉर्डिंग। कोई अगर आज टॉपर है, वो रात को पढ़ के उसने बोला कि रात को मैं पढ़ता था बहुत शांति में, तो जरूरी नहीं आप भी रात में पढ़े। आप अपना देखें कि मुझे दिन में अच्छी पढ़ाई होती है तो मैं दिन में पढ़ूं, मेरे से सुबह अच्छी जल्दी उठ के पढ़ाई होती है तो मैं वो पढ़ूं,
किसी से रात में अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए इसको मतलब ब्लाइंडली फॉलो ना करें किसी को भी। आप अपना देखें कि मेरी परिस्थितियों के हिसाब से मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करें। क्या होता है, एक सब्जेक्ट पूरा हो गया हमारा ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी के बाद हमने शुरू कर दिया इकोनॉमिक्स, अब ज्योग्राफी हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि रिवीजन नहीं किया। तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन रिवीजन के रखें, ठीक है। तो सप्ताह में 2 दिन रिवीजन कर सकते हैं आप। वीकेंड पे रिवीजन रखें, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को आप रिवीजन करें। और रिवीजन नहीं करोगे तो भाई पिछला भूलता जाओगे तो आगे का पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। सब बच्चों के साथ समस्या आती है, मैडम हिस्ट्री पढ़ रहा था ना, पॉलिटी भूल गया। मैम अभी अभी जो आपसे पॉलिटी पढ़ी थी तो पॉलिटी तो बहुत अच्छे से याद हो गई, लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ी थी वो भूल गए। ऐसे बच्चे रोज बोलते हैं मुझे, मैं इतने सालों से 10 सालों से यही सुनती आ रही। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन करो। हम भी करते हैं, आपको भी करना है। बीइंग ए टीचर मैं भी रिवीजन करती हूँ मल्टीपल टाइम, तो भाई आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा ना। रिवीजन नहीं करोगे तो फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट तो चलो हमेशा याद रहता है, ठीक है, लेकिन हर चीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कुछ चीजें याद भी रखनी होती है, ठीक है। तो उनको याद रखने वाली चीजों के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करें अपने हिसाब से, लेकिन कम से कम 2 दिन रिवीजन करें एटलीस्ट। या फिर एक ये भी कर सकते हैं कि डे में पढ़ें और नाइट में रिवीजन करें। ये भी एक तरीका हो सकता है कि डे में तो पढ़ाई करें और नाइट में सोते टाइम उसका रिवीजन कर लें, ये भी कर सकते हो। अब जैसा आपको सुटेबल हो, एज पर योर सिचुएशन यू कैन डू, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। और साथ में PYQs जरूर देखें, जो भी पढ़ रहे हो, जो एग्जाम दे रहे हो, कम से कम ये तो पता हो कि इसका पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो पता चले। तो भाई अगर आप RS की प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस लिख रहे हो, तो कम से कम 5-7 सालों के पेपर आपको देखे हुए होने चाहिए कि एक्चुअल पैटर्न क्या चल रहा है, एक्चुअल ट्रेंड क्या है, एक्चुअली डिमांड क्या है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मेंस में और प्री में, ठीक है। और फिर उसके बाद सबसे और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, या लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको टेस्ट देना ही देना है। जैसे पहली बार अगर आप प्री दे रहे हो, अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, पेपर छूट जाएगा, एक फोबिया रहेगा, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज दे देते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका प्रिपरेशन का लेवल जो है वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। जब आप पेपर देने जाते हो तो आप काफी सहज महसूस करते हो। जो OMR भरने की गलतियां हैं, जो ह्यूमन एरर से 2-5 क्वेश्चन गलत होते हैं, वो नहीं होते। कब? जब आप टेस्ट सीरीज देते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देते, सीधे यूं ही उठा के चल देते हो कि चलो पेपर दे के आते हैं, तो फिर आपने कितनी भी अच्छी तैयारी करी हो, 2-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे, 2-5 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है भैया। आप पॉइंट्स से भी रह जाते हो तो रह जाते हो, ठीक है। और रहने का दुख क्या होता है, ये आप जब समझेंगे, जब ऐसा होता है, तो ऐसा हो ही ना, ईश्वर करे आपके साथ। तो भाई टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। यहां से आपकी क्या होता है, आपकी गलतियों में सुधार होता है। चाहे गलतियां कैसी भी हो, गलतियों में सुधार होगा। आप चाहे प्री कर रहे हो, चाहे मेंस कर रहे हो, आपको टेस्ट सीरीज जरूर से देनी है। आई थिंक इन सारी चीजों का जो मैं आपको बता रही हूँ, आप फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे, इनको अपने जो स्टडी है या आपका जो भी पढ़ाई है उसमें उतारेंगे, तो संभवतः आप पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे, संभवतः पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो कभी किसी ने पहली बार ना किया हो, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना, पहली बार आप पहले ऐसे बच्चे नहीं हो, बहुत ढेरों बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, आपको अप्रोच चेंज करनी है अपने पढ़ने की, अपने बाकी चीजों की, और सिलेक्शन IQ हमेशा आपके साथ है आपके इस प्रयास में। हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं, यूट्यूब पर भी हमारी अपनी प्रेजेंस है, यूट्यूब पे हमारी क्लासेज हैं करंट की, इसके अलावा ज्योग्राफी की, बाकी सारे सब्जेक्ट की, MCQs की भी, उनको आप देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन IQ ऐप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप कस्टमाइज कोर्स भी ले सकते हैं, जैसे 1-2 सब्जेक्ट के लिए
आप चाहे तो पूरा कोर्स भी ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है, उसको आप विजिट कर सकते हैं। फिर भी आप में से किसी को भी कोई और इंक्वायरी हो रिगार्डिंग दिस तो 9929434869 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो भी मैं या मेरी टीम आपको गाइड करेंगी कि आप और क्या बेहतर कर सकती हो। ठीक है, और भी किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आई होप जो चीजें मैंने आपको बताई है इनको आप ध्यान रखोगे, एक बैलेंस अप्रोच, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेके चलोगे। ठीक है, कहते हैं ना युद्ध में रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है, और युद्ध जो है पहले पेपर पे लड़ा जाता है, बाद में मैदान में लड़ा जाता है। इसीलिए हम ये पेपर पे युद्ध लड़ रहे हैं कि इन चीजों को फॉलो करके हम मैदान में तैयारी के साथ उतरे और विजयी रहे या फतेह करें। तो भाई इसलिए पेपर के लिए या युद्ध के लिए दोनों एक ही जैसी है, एक पेपर भी युद्ध के समान ही होता है। स्टूडेंट के लिए तो आर या पार वाली स्थिति होती है, करो या मरो वाली स्थिति होती है। तो इसलिए इस स्ट्रेटेजी को लेकर अगर आप चलते हो आसानी से प्री मेंस इंटरव्यू अच्छी रैंक के साथ आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपना ध्यान रखो। बाय ऑल ऑफ यू।